Good morning, everyone. Welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 7th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all revise the previous day session with the help of MCQs. So ready to reply the questions and reply with correct answer. Try to reply before I provide you the correct answer. India's first National Dolphin Research Center इनॉग्रेटेड इन, कहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का। ए, बी, सी एंड डी। द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो अभी रिसेंटली बिहार में डॉल्फिन्स के लिए रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उसका इनॉग्रेशन हुआ है। कल की क्लास में, कल के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। Project Tiger was started in 1973 and the Project Dolphin was started in, जहां हमने प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में स्टार्ट किया था, वैसे ही हमने द प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी स्टार्ट किया था। कौन सी ईयर में हमने इसको स्टार्ट किया था? तो करेक्ट ईयर बताइए फटाफट से। द करेक्ट ईयर इज 2021। In 2021, we started Project Dolphin. This habitat has been notified as protected area for Dolphin Sanctuary. अभी रिसेंटली एक ऐसा एरिया है, हैबिटाट है, उसको डॉल्फिन सेंचुरी की तरह, डॉल्फिन सेंचुरी हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। तो जैसे हम देखते हैं कि नेशनल टाइगर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी होती है ना, वैसे ही डॉल्फिन्स के लिए भी एक सेंचुरी जो एस्टैब्लिश की गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? सो फाइंड आउट एंड रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली अभी बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी को एज अ डॉल्फिन सेंचुरी क्या किया है, डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर डॉल्फिन्स को जो है प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, सो देयर पॉपुलेशन कैन बी इंक्रीज्ड। रिसेंटली कल हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि ड्राई आइस खाने से कुछ लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो गए गुरुग्राम में। वहां के एक कैफे में गलती से वहां के जो वेटर था उसने ड्राई आइस को जो है उनको सर्व कर दिया था, जो डाइनर्स थे खाना खाने वहां पे गए थे। तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राई आइस? गाइस द करेक्ट आंसर इज कार्ड आइस। इसका जो करेक्ट नेम है, जो अनदर नेम है, उसको हम कार्ड आइस के नाम से भी जानते हैं, ड्राई आइस को, बिकॉज कार का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक स्पेस इज कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कॉमन नेम क्या है। द कॉमन नेम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इज ड्राई आइस। सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 6। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कुलशेखरपट्टिनम, दैट इज क्या है ये? अभी यहाँ पर कुलशेखरपट्टिनम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये क्या है? सी पोर्ट, स्पेस पोर्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रोजन पावर प्लांट? द करेक्ट आंसर इज स्पेस पोर्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर स्पेस पोर्ट दैट इज सिचुएटेड इन कुलशेखरपट्टिनम, that is the space in South India. PM laid the foundation stone of कुलशेखरपट्टिनम। कहाँ पर स्पेस पोर्ट है ये, और ये कहाँ पर है? थूथकुट्टी में। वेयर इज थूथकुट्टी? तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक या केरला? द करेक्ट आंसर इज बी। दिस लोकेशन इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु स्टेट। The next question we have the idea behind the schemes, initiatives such as Aditi, IDEX,
आइडेक्स प्राइम इज टू। इन सारी की सारी स्कीम्स के पीछे का आइडिया क्या है, क्या इनका एम है? सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कल हमने आइडेक्स स्कीम को भी, अदिति स्कीम को डिस्कस किया था और आइडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट हमने बताया था। सी और डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इंडिया को जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर इंडिया जो है किसी दूसरे पर जो है डिपेंडेंट रहता है, कभी यूएसए पर, कभी जो है ब्रिटेन पर, तो कभी इजराइल या कभी रसिया, तो कभी फ्रांस। तो इन स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम क्या करें, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं, कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन बिजनेस एंड लॉ, इस नाम की जो इंडेक्स रिलीज होती है, इसको रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक या वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या नीति आयोग? या कौन सी इंडेक्स, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जो है रिलीज करती है? तो आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पर मेरे को आंसर बता सकते हैं कि ये कौन सी इंडेक्स है। अच्छा चलो एक काम करूं मैं कि आपको मैं इसका आंसर ही ना बताऊं, आप रिप्लाई करके बताओ मेरे को, कम से कम एक आध आंसर तो खुद ही बता दो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। इन वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 इंडिया गॉट द रैंक आउट ऑफ 190 कंट्रीज। ये जो विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स रिलीज हुई है अभी 2024 में, इंडिया की इसमें क्या रैंक रही है? इसमें से आप एक आंसर मेरे को बता दो कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ना? ये आपको बता देना है। हालांकि इंडिया में इस इंडेक्स में जो 60% का हमारा एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है, तो अराउंड इतना मीन्स जबकि वर्ल्ड का एवरेज 64% है ना? तो इंडिया में इसका मतलब अभी 60% फील्ड्स में इक्वालिटी है मैन और वुमेन की। सो एक आंसर आपको मैंने नहीं बताया है, इसको आप खुद से रिप्लाई कीजिए और सर्च कीजिए। कुछ अब हम आते हैं आज की डिफरेंट करंट अफेयर न्यूज पर। रिसेंटली हमने देख रहे हैं कि एक सिटिंग जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और इन्होंने अनाउंस अब वहां से रिजाइन कर दिया और अनाउंस कर दिया कि अब हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, ये इनका कहना है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। अब इस पर हमें क्या ऑब्जेक्शन है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर? कि देखो जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सच एक्शंस नॉट ओनली इरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, जो जुडिशरी की एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, जो विश्वसनीयता बनी हुई है, उसको ये हार्म करेगा। ऑल्सो कॉन्ट्रावीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाय वायलेटिंग आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला एक तो ये क्रेडिबिलिटी को हार्म करेगा, जुडिशरी की जो एक क्रेडिबिलिटी है कि लोग उस पर भरोसा करते हैं, फेथ रखते हैं जुडिशरी में कि वहां से सब कुछ ठीक ठाक होगा है। दूसरा आर्टिकल 50 हमारा ये कहता है कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है इन पब्लिक सर्विसेज में, वो हमेशा एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, ये कहता है हमारा आर्टिकल 50। कैसे ये सारी चीजें इस जज साहब के जो है डिसीजन से रिलेट करता है? देखो यहाँ से एक चीज इंडिकेट होती है कि यदि जजेस इस तरीके से पॉलिटिक्स में आएंगे तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल करके आएंगे कि देयर इज अ पोटेंशियल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस। मींस बहुत ऐसी कोई गवर्नमेंट हो सकती है, मान लो पश्चिम बंगाल की ही गवर्नमेंट है, वो जज साहब को क्या करे, कोई पोस्ट ऑफर कर दे कि आप रिटायरमेंट के बाद आइएगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा, हम आपको उस जगह से टिकट देंगे या उस किसी स्टेट का आपको गवर्नर बना देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई जज होंगे क्या कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट में जो पर्सन होंगे, जो सीएम होंगे या और भी लीडर्स होंगे, तो उनके फेवर में डिसीजन भी तो दे सकते हैं ना हाई कोर्ट में। तो इन चीजों की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, तो रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे डिसीजंस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक मींस चिंता की बात है। इन दिस कंटेक्स्ट
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एड्रेस द पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ जजेस बाय द एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि जो जज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिटिक्स में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ऐसी बातों पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, साइलेंट है। वहां पर कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द रिटायरमेंट from the Supreme Court, the judge of the Supreme Court will not practice the law as a lawyer advocate in any court of law India. इंडिया के किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उधर हाई कोर्ट के जजेस अगर रिटायर हो जाते हैं तो वो उस हाई कोर्ट में जहां पर वो जज रहे थे, प्लस मीन्स उस हाई कोर्ट में जहां पर वो जज रहे थे वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होंगी आगे चल करके इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो जजेस हैं वो फ्यूचर में किसी बेनिफिट को माइंड में रखते हुए कोई डिसीजन दे सकते हैं। जैसे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1997 में 7 मई को सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस एक जगह बैठे थे और उन्होंने एक चार्टर एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वो उसका नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। इसको लेकर के एक उन्होंने चार्टर जो एक्सेप्ट किया था सारे जजेस ने, जो मींस ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने क्या कहा टू सर्व एज अ गाइड टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द जजेस। मींस ये एक स्टेटमेंट था, इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस थी, मैंने पढ़ी। तो गाइड टू ऑब्जर्व जजेस कि भाई क्या क्या ऐसी वैल्यूज होंगी जो जजेस को अपने लाइफ में उनको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, और ये एसेंशियल होंगी फॉर इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पेक्टेड जुडिशरी। इनको जब हम इन वैल्यूज को सारे जजेस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जुडिशरी के लिए एसेंशियल होंगी कि जुडिशरी उनसे इंडिपेंडेंट भी बनी रहेगी, स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, और लोगों का जुडिशरी के प्रति रेस्पेक्ट रहेगा। देयर विल बी द मेंटेनेंस ऑफ फेथ, तो फेथ भी जजेस में, जुडिशरी में रहेगी। और होगा क्या इससे कि इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जब जजेस इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो वो इम्पार्शियल जजमेंट्स दे सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, उसमें से कुछ वैल्यूज को मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक देखते हैं हम कि जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, कि जो न्याय है वो केवल होना ही नहीं चाहिए बट वो होते हुए दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो जजेस का को ये कहना है कि देखो जज जब आप जस्टिस करें तो जस्टिस ऐसा नहीं कि बस मेरली जस्टिस हो गया, नहीं, वो दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ, कि जो जजेस का जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जो जुडिशरी में फेथ है कि भाई जुडिशरी हमेशा इम्पार्शियल रहेगी, वो फेथ बनी रहनी चाहिए। सपोज करोगे अगर किसी पॉपुलेशन में, अगर पॉपुलेशन का बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट ये मानने लग जाए कि जुडिशरी तो भाई कैसी है, पार्शियल है, जुडिशरी तो भेदभाव पूर्वक डिसीजंस लेती है, वहां पर न्याय नहीं मिलता, तो सोसाइटी में देयर कैन बी अ ह्यूज क्राइसिस, कि लोगों का जो जुडिशरी से विश्वास ही हट जाएगा। तो ऐसी और भी बहुत सारी गाइडलाइंस इस रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का जो चार्टर था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आपको मिल जाएंगी। एडिशनली रिसेंटली जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 14th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 1958 में, उसने ये कहा था दैट जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद द यूनियन और स्टेट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन। तो लॉ कमीशन ने यह कहा था कि जजेस के लिए एक रूल लेकर के आइए, ऐसा लॉ लेकर के आइए कि उसमें ये भी इंक्लूडेड हो कि कोई भी जज जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मींस जो है
यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में वो कभी भी फ्यूचर में कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई भी पद पर नहीं जाएंगे। ये भी बात मीन्स उसमें ऐड करने की बात हुई थी। ऐसी ही बहुत सारी और भी जो गाइडलाइंस हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जिस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, उनका बेटा वगैरह कोई भी अगर उस बार में आकर के प्रैक्टिस कर रहा है तो मीन्स उस जज की बेंच में उसका केस नहीं लगेगा। कोई भी जज ऐसा किसी मामले में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब उसके जो कहीं रिलेशनशिप के जो लोग हैं वो यदि किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में उसमें इन्वॉल्व हैं, है ना, उन चीजों से बचेंगे। जजेस जो है मीडिया में आकर के किसी केस के बारे में कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, है ना। जजमेंट देने के बाद कोई भी जज अपने जजमेंट के बारे में कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, कहीं मीडिया में नहीं बोलेंगे कि हमने ये जजमेंट इसलिए दिया या उसलिए दिया। वो जजमेंट अपने आप बोलेगा। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस इसमें है। परख, ये क्या है परख, है ना। परख का मतलब होता है असेसमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? देखो, विच स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक अभी असेसमेंट का एक सिस्टम तैयार किया है किसने? एनसीईआरटी ने। इट ऑपरेट्स एज नेशनल असेसमेंट सेंटर, एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट विद इन एनसीईआरटी इन 2023 में। देखो, अभी होता क्या है कि मोस्टली जब स्कूल्स वगैरह में बच्चे एग्जाम देते हैं तो मार्कशीट वहां से पब्लिश होती है। बस वहां से मार्क्स आ जाते हैं कि इसके उस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे। बाकी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर कैन बी मल्टीपल क्वालिटीज विद अ स्टूडेंट which can make him a great personality in future, but our current evaluation and assessment system just focuses only on the marks scored by the student in that a particular examination. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये एफर्ट्स लगा रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स, अपनी जो यूथ है, उनका एक होलिस्टिक ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट उसका हो रहा है उस सब का हम असेसमेंट करेंगे। केवल मार्क्स के बेसिस पर उसका पूरा लाइफ या उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया जाएगा। तो परख को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जो बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड स्कूल में मिलता है उसी में अब आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। इट हैज बीन टेलर्ड फॉर द, क्या क्या काम इसमें होगा? देखो, अभी क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक, फिर प्रिपरेटरी स्टेज जो होती है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, फिर मिडिल स्टेज जो 6 से लेकर 8 तक। फ्यूचर में इसको 11th और 12th तक भी ले जाने की बात है, 9th, 10th और 11th, 12th तक, वहां तक इसको ले जाने की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो बाद में उनका भी असेसमेंट वैसे होगा। तो अब हम बात करें इस स्कीम के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिमिलर कार्ड फॉर द सेकेंडरी स्टेज, ये जो भी हमने आपको यहाँ पे बताई थी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड ओवरसी एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट असेसमेंट। इस पर नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस वगैरह बनाने की यहाँ पे बात ये कर रहे हैं, एफर्ट्स इसमें चल रहे हैं। एवेल्यूएशन ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स मींस मार्क्स छोड़ दीजिए, बच्चों में कुछ हायर ऑर्डर स्किल्स होती हैं, कुछ उनकी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है कि नहीं, कंसेप्चुअल इनको क्लैरिटी है कि नहीं, इन सारी चीजों पर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एम्फेसाइज किया था और उन्हीं पैरामीटर्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को इस परख नाम के इस असेसमेंट सिस्टम में इंक्लूड किया जा रहा है। दिस डिनोट्स अ चेंज इन द असेसमेंट्स। प्राइमरी फोकस जो हमारा था अब वो हमारा चेंज हो जाएगा कि केवल मार्क्स के बेसिस पर ही असेसमेंट नहीं होगा। इट विल ऑल्सो बी टास्क्ड विद होल्डिंग पीरियोडिक लर्निंग आउटकम्स टेस्ट लाइक द नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड स्टेट अचीवमेंट सर्वे। ये जो परख नाम का जो सिस्टम है ये फिर क्या किया करेगा, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कुछ सर्वे भी किया करेगा कि स्टूडेंट्स कितना जो है लर्न कर रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह भी ये ऑर्गेनाइज किया करेगा। इट विल वर्क ऑन द 3 मेजर असेसमेंट एरियाज। 3 इसके मेजर एरियाज होंगे, लार्ज स्केल असेसमेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। इन 3 चीजों पर यह काम करेगा कि लार्ज स्केल पर पूरे इंडिया लेवल पर कैसे हम उसमें असेसमेंट को अच्छा करें, स्कूल लेवल पर चीजों को कैसे ठीक करें
और हमारी जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको हम भी कैसे चेंज करें। जैसे हम अभी तक अगर देखते हैं तो जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें कॉपी कितनी भर दी उसने बच्चे ने, है ना, या उसने एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स अचीव किए, उसके हिसाब से उसको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या परसेंटेज वगैरह में मार्क्स उसको मिल जाते हैं। तो अगर बच्चे के पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसा कुछ भी है उसको भी काउंट किया जाएगा। It is a step in the right direction that will help students achieve their full potential in different fields. तो इससे होगा क्या, जो स्टूडेंट्स हैं अपना फुल पोटेंशियल शो कर पाएंगे। एडिशनली ये हम सारी की सारी उन चीज़ों को भी जो है अडॉप्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में जो 2020 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें दिया गया है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स राजस्थान गवर्नमेंट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अप्रूव कर दिया। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आई थी, तो उसमें जो राजस्थान पुलिस का एक रूल है, रूल 24 है, उसके राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1989 का उसका सेक्शन ये जो रूल है उसमें कहता है, इन्होंने एक रूल बनाया कि कंसीडरिंग इट नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये जो रूल है इसको चैलेंज किया गया था और ये कहा था कि भाई ये जो रूल है ये एक तो डिस्क्रिमिनेशन करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कल अपना जो फाइनल वर्डिक्ट दे दिया और कहा कि ना तो ये डिस्क्रिमिनेशन करता है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्या था मेन मामला क्या था? देखो, राजस्थान गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई थी। ये रूल क्या कहता है कि इट सेट्स अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 चिल्ड्रन फॉर कैंडिडेट्स। जो पुलिस में सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी लेकर के आया। भाई आप केवल 2 चिल्ड्रन ज्यादा ही होंगे, आपके उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसे ही एक रूल पहले भी आया था और उसका केस भी बना था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। कंपैरिजन प्रोविजन वाज एंडोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट 2003 का भी केस था जिसमें जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट चाहे तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसी पॉलिसीज ला सकती है। स्टार्टिंग लेवल पर इनिशियली 2 चिल्ड्रन रूल वर इंट्रोड्यूस्ड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पंचायत इलेक्शन। अगर आपको पता होगा तो राजस्थान में, हरियाणा में रूल आए कि भाई जो लोग पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं केवल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वो पंचायत इलेक्शन में प्रधान नहीं बन सकते, वार्ड मेंबर नहीं बन सकते, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत वगैरह उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है वो किस लिए कर रही है। ये कर रही है कि पॉपुलेशन इंडिया की क्या हो, कंट्रोल में हो। बिकॉज पॉपुलेशन इंडिया की चाइना से भी आगे निकल चुकी है अगर हम लेटेस्ट काउंटिंग की अगर बात करेंगे तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग इन दोनों पर कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर इंडिया, और मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इसको जो है कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये दोनों ही जो है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो ये कहती है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर लॉ बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं और वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माने जाएंगे और ना ही जो है डिस्क्रिमिनेटरी उनको माना जाएगा। तो रिसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर न्यूज, द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ये न्यूज में इसलिए रहा कि फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, देखो 2000 जो 22 वाला जो ईयर था, 23 वाला, 22, 23 और अब अगेन 23, 24, ये जो ईयर है अभी जो दिसंबर के आसपास में जो सर्दी पड़ती है, अगेन फिर ऐसा हुआ है कि जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, उनमें जो आइस कवर है वो बिलो एवरेज रहा है। इससे क्लियर पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो पहले स्नोफॉल वगैरह जो होती थी वो कम हो गई है। तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रेट लेक्स हैं और यहाँ पर अगर आइस कैप या आइस कवर कम होगा तो ये भी बड़े चिंता की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए।
अदरवाइज यहाँ पर ये जो ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से बहुत सारा रीजन ऐसा होता है कि जो लेक्स हैं सर्दियों में एकदम फ्रीज हो जाती है और बच्चे यहाँ पर आराम से जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, इन लेक्स के ऊपर ऐसी लेयर बन जाती है इन लेक्स के ऊपर। क्या है ये ग्रेट लेक्स? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आओ थोड़ा सा इनको हम जान लेते हैं। ग्रेट लेक्स क्या है? ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स देखो नाम इनका ग्रेट लेक है। कहाँ पर? इनके नाम क्या क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। 1 2 3 4 और 5। तो टोटल कितनी ग्रेट लेक्स हैं? ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। पूरे अर्थ पर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सरफेस सिस्टम का पार्ट है इंडिया, मींस पूरे वर्ल्ड में। तो अर्थ पर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर इस एरिया में आपको मिलेगा, इन पांचों की पांचों लेक्स में। इनमें से अगर हम लेक मिशिगन को छोड़ दें तो सारी की सारी जो लेक हैं वो यूएसए और कनाडा, इन दोनों के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लेक मिशिगन को छोड़ दें तो बाकी जो है सुपीरियर, हुरी, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो ऑल मेक द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इनका जो पानी है, सारा का सारा पानी इन ये जो लेक्स है इनका एक दूसरी लेक से सारी की सारी आपस में कनेक्टेड है और इसीलिए इनका पानी अल्टीमेटली अटलांटिक ओशियन में जाकर के जो है मिल जाता है। और उस रिवर का नाम है जिसके थ्रू ये पानी वहां तक पहुंचता है, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू ये पूरा पानी कहाँ पहुंच जाता है? पहुंच जाता है अटलांटिक ओशियन में। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो ये सारी की सारी लेक्स हैं, ये है ना, 1 2 3 4 और 5। तो ये पांचों लेकर ये हो गई आपकी सेंट लॉरेंस रिवर, ये पानी आपका मिल जाएगा अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। अब ये सारी की सारी लेक्स हैं, देखो ये क्या बना रही हैं? बॉर्डर बना रही हैं, ये ऐसे, किस किस का? कनाडा और यूएसए का, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन इनकी है। मैं आपको इसे दिखा देता हूं, कहां पर? प्रॉपर मैप पर दिखा देता हूं आपको। चलो देखते हैं। देखो ये हो गई सबसे पहली लेक सुपीरियर। देखो कुछ एग्जामिनेशंस में कई बार ऐसा हुआ कि इनको वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगवा लिया था ऐसे, ठीक है, कुछ यूपीएससी या पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में। तो देखो सबसे वेस्ट में हमारी लेक सुपीरियर, उसके बाद ये हो गई आपकी लेक मिशिगन। ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर नहीं बनाती, जबकि लेक ह्यूरॉन ये भी बॉर्डर बनाती है, लेक इरी बॉर्डर बनाती है, लेक ओंटारियो ये भी बॉर्डर बनाती है। और ये हो गई आपकी सेंट लॉरेंस रिवर, जो जाकर के कहाँ मिल जाती है? सेंट लॉरेंस की जो गल्फ है उसमें जाकर के मिल जाती है, जो कि आगे फर्दर मिल जाती है किसमें? जो है अटलांटिक ओशियन में, है ना। तो ये हो गया आपका जो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है, ऐसे करके ये बॉर्डर बनाती है ऐसे, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका कनाडा और इधर हो गया आपका यूएसए, ठीक है। तो ये इस तरीके से बॉर्डर बनाती है। अगर देखो यहाँ पर और भी आप अगर कुछ देखना चाहेंगे तो ये जो है न्यू ब्रंसविक हो गया, इधर आपका न्यूयॉर्क हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये रहा इधर ओट्टावा हो गया, उसका उसका क्या बोलते हैं, कनाडा का, है ना। तो ये आपका शिकागो हो गया। ये शिकागो वही है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अपना स्पीच दी थी यहाँ पर, है ना। ये वही है। चलिए तो हमने आज ग्रेट लेक्स को देखा, ये ग्रेट लेक्स क्या है, कहाँ पर है ना, और कौन कौन सी हैं, इनके नेम क्या है, किसके साथ बॉर्डर बनाती है, कौन सी रिवर इनको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर। यहाँ पर भी हमने इसको देख लिया, कौन कौन सी रिवर है, कैसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हमने देखा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल पर राजस्थान के रूल को उन्होंने वैलिड बताया। हमने उससे पहले देखा कि जो परख नाम का एक सिस्टम, जो असेसमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है, कि बच्चों का असेसमेंट केवल मार्क्स के आधार जो है बेसिस पर ही नहीं, बाकी अदर थिंग्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर कल के सेशन को हमने जो है रिवाइज किया था 10 क्वेश्चंस की हेल्प से। इतना कुछ हमने जो है अपने आज के सेशन में कंप्लीट किया। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड ऑल्सो note down the important facts and concepts so that you have sufficient time to revise your content.
देखो लास्ट टाइम पर आप अचानक से 100-200 पेजेस को रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्या करो, छोटे छोटे नोट्स वगैरह अपने जो हैंड रिटन नोट्स अपना बनाते चले जाइए, वहां से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम एंड करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर।